हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस सीरीज में टॉप 250 एमसीक्यू ऑफ ज्योग्राफी। इसकी इस सीरीज के 2 लेक्चर पहले से हो चुके हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन दोनों लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए आरएएस 2021 के जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो भी चाहते हैं कि इस बार उनका सिलेक्शन हो, तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपने आप की तैयारी का जायजा लेते हैं। चलिए आज हमारा क्वेश्चन नंबर प्रारंभ होगा 52 से। इससे पहले हमने क्वेश्चन करा दिए हैं और आप उन क्वेश्चन को हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो 52 है हमारा क्वेश्चन सबसे पहला। ओके, क्वेश्चन क्या है? आइसोहेलन आर द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इन द ओशियन दैट हैव इक्वल, क्या होगा इसमें, डेंसिटी, सैलिनिटी, टेम्परेचर, नन ऑफ अबव। आइसोहेलन रेखाएं समुद्र के उन क्षेत्रों को जोड़ती हैं जो समान रखते हैं। क्या समान रखते हैं? घनत्व समान रखते हैं, लवणता समान रखते हैं, तापमान समाप्त रखते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? लवणता। आइसोहेलन रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो समुद्र के अंदर लवणता वाले, समान लवणता वाले बिंदुओं को आपस में जोड़ती है। आखिर ये लवणता क्या है? अगर आपके जहन में प्रश्न आ रहा है तो याद रखें, जल में घुली हुई अशुद्धियों को लवणता कहते हैं। इम्प्योरिटीज डिसॉल्व इन ओशियनिक वाटर इज कॉल्ड सैलिनिटी। सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसकी होती है? वो होती है सोडियम क्लोराइड। ये वही नमक है जिसका हम रोजाना यूज करते हैं। इसके नंबर दूसरे पे आती है मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, चलिए इसके बाद प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 पर। जब आयनीकृत कण पृथ्वी के चुंबकत्व मंडल से टकराते हैं तो उससे अरोरा उत्पन्न होता है। इसका कारण क्या है? सौर पवन है, ओजोन परत, रेडियो तरंगे और आयन मंडल। बात याद रखें आप, सूर्य के अंदर से हमें बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ऊर्जा तरंगों के माध्यम से पूरे हमारे सूर्य के चारों तरफ फैल जाती है। यही ऊर्जा तरंगों के माध्यम से आती है, जैसे गामा तरंगे, जैसे एक्स किरण है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं। इसके बाद विजिबल लाइट आती है, इंफ्रारेड आती है, माइक्रोवेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स आती हैं। साथ ही हाइड्रोजन और हीलियम के चार्ज पार्टिकल भी हमारे सूर्य से बाहर निकलते हैं, जिन्हें हम सौर पवन कहते हैं। यह चार्ज पार्टिकल हमारी पृथ्वी के चुंबकत्व मंडल से टकराते हैं और वहां पर एक रंगीन और कलरफुल, बहुत ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ओके, उसी को हम ध्रुव प्रकाश या ध्रुवीय ज्योति, ठीक है, इंग्लिश में उसको कहते हैं अरोरा। अब इस अरोरा को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल से देख पाते हैं। पृथ्वी के कर्वेचर के कारण, पृथ्वी के वक्राकार होने के कारण हम भूमध्य रेखा से इस अरोरा का लुत्फ नहीं उठा पाते। साथ ही भूमध्य रेखा ध्रुव से काफी दूर भी है, इस कारण भी हम इसको नहीं देख पाते हैं। बहरहाल उत्तरी ध्रुव से दिखने वाले अरोरा को अरोरा बोरियोलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव से दिखने वाले अरोरा को अरोरा ऑस्ट्रेलिस। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो इज राइट आंसर, सौर पवन है। इसके बाद जो प्रश्न है वो है 54 का आंसर बताइए। दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या? कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मैंगलोर। कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, मैंगलोर। तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मैंगलोर। तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मैंगलोर और कोचीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, तिरुवनंतपुरम पहले है, ओके, दक्षिण में है। उसके उत्तर में जाएंगे तो कोचीन आएगा, फिर उसके बाद कालीकट आएगा और फिर उसके बाद आएगा मैंगलोर। ओके, याद रखें इस क्रम को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 55। काल वैशाखी अथवा नॉर्वेस्टर नामक तूफान पश्चिमी बंगाल में किस ऋतु में आते हैं? काल वैशाखी और नॉर्वेस्टर ये क्या है? चक्रवाती तूफान होते हैं। इनसे बहुत ज्यादा वर्षा भी होती है। ठीक है, ये कब होते हैं? ये आपको बताना है। शुरुआती शीतकाल में होते हैं, शीतकाल के अंत में होते हैं, ग्रीष्म काल के आरंभ में होते हैं और वर्षा ऋतु में होते हैं। यहाँ पर एक शब्द है, वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं। हिंदी का एक महीना होता है बैसाख। ओके, तो बैसाख कब पड़ता है? जैसे ग्रीष्म काल प्रारंभ होता है। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर एक फसल है, उसका नाम है गेहूं। तो गेहूं की जो बुवाई होती है, वो बुवाई कब होती है? नवंबर दिसंबर में। और बैसाख यानी वो अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल के पास आसपास काट लिया जाता है। और मार्च अप्रैल में हमारा भारतीय महीना एक आता है, उसको कहते हैं बैसाख। ओके, जिस समय पर यहाँ पर कटाई चल रही होती है, उसी टाइम पर वहां पर बारिश हो जाती है। अब सोचिए, गेहूं की कटाई चल रही है, वहां पर बारिश हो जाती है, तो नुकसान होगा या फायदा होगा? तो किसानों का नुकसान होगा। इस कारण से काल वैसाखी है।
जो ग्रीष्म काल के आरंभ में आता है। इससे आपको याद करने में सहूलियत रहेगी। ओके, काल वैसाखी को हम बार बोली छीड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये जो मानसून से पहले या ग्रीष्म काल में जो वर्षा हमारे यहाँ पर होती है उसे हम प्री मानसून, ये चक्रवाती वर्षा होती है। यह वर्षा कहीं कहीं तो नुकसान करती है लेकिन कहीं फायदा भी करती है। जैसे केरल में इसको आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि वहां पर अल्फांसो आम के उत्पादन को ये बढ़ा देती है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में चेरी है, चेरी के फूल इस वर्षा के बाद खिल जाते हैं। साथ ही कॉफी का उत्पादन इस वर्षा के बाद बढ़ जाता है। असम में भी चाय का जो उत्पादन इस वर्षा के बाद बढ़ जाता है। इस कारण इसको बड़े अच्छे नाम से जाना जाता है, जैसे मैंगो सावर, कॉफी सावर। ओके, इसके अलावा इसको कहेंगे चेरी ब्लॉसम, इसको कहेंगे टी शावर। इस तरह के विभिन्न नामों से ये जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 56। निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। ये विचार, गंगा का विशाल मैदान गुजरात असम, उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर सेल गैस के भंडार मिलते हैं? केवल एक और दो, एक, दो और तीन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आपको आंसर बताइए। तो आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा आंसर सी। ठीक है, तो सेल गैस का मीन्स क्या होता है? मीथेन। ठीक है, याद रखना। और मीथेन आप सब लोग जानते होंगे, सीएनजी में मीथेन का ही मैक्सिमम रूप से यूज होता है। इसका नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, तो ये हमारे यहाँ पर बहुत सारे भंडार हैं। इन भंडार की खोज की जा चुकी है। अब इनका उत्पादन अभी हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे सेल गैस को निकाला जा सके। जब सेल गैस निकालते हैं तो वो रिस्क कर वायुमंडल में पहुंच जाती है। ये CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं, ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान को बढ़ाती है। ओके, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इस कारण अधूरी टेक्नोलॉजी से इस गैस को नहीं निकाला जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 57। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? आपको बताना है दर्रों के बारे में। सिपिकला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बोमीडला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा मेघालय और जोजिला दर्रा जम्मू। देखते हैं इसके ऑप्शन को। सिपिकला दर्रा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में सिपिकला के अलावा बड़ा लाचला और रोहतांग दर्रे भी है। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है बोमीडला, बिल्कुल सही है। इसके अलावा बोमला दर्रा, यांगयाप दर्रा और भी बहुत सारे दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा मेघालय में होकर सिक्किम में। याद रखना, यहाँ से भारत और चीन के बीच में व्यापार होता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है। भारत और चीन के बीच में इस समय पर बॉर्डर पर तनाव है, इस कारण ये नाथुला दर्रा बंद है। और वैसे सर्दी आने पर ये नाथुला दर्रा लगभग बंद हो जाता है। ओके, नाथुला के अलावा वहां पर जेलेपला नाकुला दर्रे भी है। नाकुला दर्रे पर अभी हाल ही में भारत और चाइना की फौज के बीच में थोड़ा सा तनाव क्रिएट हो गया था। तो जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये सी जो है ये आंसर सही होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्योंकि नाथुला कहाँ पर है? सिक्किम में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर है। जोजिला के अलावा बनिहाल है, वहां पर वज्जिल है। ओके, पीर पंजाल भी है। ये भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो जम्मू को सुगम बनाते हैं, उसके पर्यटन को भी सुगम बनाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों को लगाइए। चलिए लगा लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाएंगे, मैं पश्चिम से पूर्व बता रहा हूँ, फिर इस तरह से हम चलेंगे। सबसे पहले आपका आता है नंगा पर्वत पीओके में है। फिर उसके बाद कामेत आता है और फिर उसके बाद आती है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी आती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा धौलागिरी। क्या आ जाता है? धौलागिरी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका अन्नपूर्णा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एवरेस्ट। फिर उसके बाद आ जाता है आपका मकालू। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है कंचनजंगा और इसके बाद आ जाता है नामचा बरवा। अब आप इधर से देख सकते हैं नामचा बरवा से, तो आप पता कर सकते हैं कंचनजंगा। यहाँ पे कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा के बाद कौन सा आ रहा है? यहाँ पर एवरेस्ट आ रहा है। ओके, एवरेस्ट है। उसके बाद अन्नपूर्णा आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद धौलागिरी आ रही है, बिल्कुल सही है। तो आप देखिए कंचनजंगा होगा, फिर एवरेस्ट होगा, फिर अन्नपूर्णा होगा, फिर धौलागिरी होगा। इस कारण बी इज राइट आंसर। तो बी आपका राइट आंसर होगा। आपको ये याद रखना है, पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम ये पूछता है। कभी कभी इन शिखरों की ऊंचाई भी पूछ लेता है। ओके, तो सबसे ऊंचा हमारे यहाँ पर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। हमारे यहाँ पे तो नहीं, लेकिन हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट के बाद आता है आपके कंचनजंगा का नंबर आता है, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद लहुत्से का नंबर आता है, फिर मकालू का आता है। इस तरह से आपको इसकी ऊंचाई के क्रम में भी इनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। RAS में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।
ओके, चलिए 59 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। आपको गलत बताना, जल्दबाजी में सही पे मत निशान लगा देना। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ संभावित क्षेत्र, राइट है रॉन्ग है आपको बताना है। तो लगभग मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। कोसी जो नदी है यहाँ पर बहुत ज्यादा बाढ़ लाने के लिए उत्तरदायी। कोसी नदी बिहार में ज्यादा गहरी नहीं है, इसलिए उसमें जैसे ज्यादा पानी आता है वह बाढ़ बन जाती है और बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। इस कारण कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का सर्वाध भारत का सर्वाधिक दक्षिण भाग इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है, जो अपने आप में बिल्कुल गलत है। जो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है, जो आपको याद रखना। तो हमें आंसर तो यहीं से मिल गया, बी इज राइट आंसर। लेकिन फिर भी ऑप्शन को देखते हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। टिटनेस जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, ये भी अपने आप में बिल्कुल सही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से भारत का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? आपको बताना है इसका आंसर। मुंबई पुणे एक्सप्रेस, अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेस, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस, जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेस। का राइट आंसर है मुंबई पुणे एक्सप्रेस, जिसकी लंबाई है 93 किलोमीटर। ओके, तो ये एक्सप्रेस वे भारत का सबसे पहला एक्सप्रेस वे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, यहाँ पे जो काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? चिल्का झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील। आपको आंसर बताना है इसका। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर आप बता दीजिए। ठीक है, बताइए इसका जल्दी आंसर कि चिल्का, कोलेरू, पुलिकट। तो यहाँ पे आपको बताना है आंध्र प्रदेश की झील बतानी है। तो आंध्र प्रदेश में चिल्का झील है नहीं, वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ओके, ये जो कोडेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में है, राइट आंसर है। पुलिकट जो झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो कोलेरू और पुलिकट दोनों आंध्र प्रदेश में है। इसका राइट आंसर होगा कौन सा? 2 और 3, डी एज राइट आंसर, ये आपको याद रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 है, पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन घाटी, राजमहल पहाड़ियां किस चीज के भंडार के लिए प्रसिद्ध? तो आपको बताना है कोड़प्पा सिस्टम। ठीक है, कोड़प्पा सिस्टम चट्टान है, धारवाड़ सिस्टम चट्टान है, गोंडवान सिस्टम चट्टान है और विंध्य सिस्टम। तो याद रखें, दामोदर घाटी हुई, सोन नदी घाटी हुई, राजमहल पहाड़ियां हुई, ये सब गोंडवाना चट्टानों के लिए मशहूर है। गोंडवाना चट्टानों में कोयला मिलता है। ओके, ये आपको याद रखना। साथ ही याद रखें, भारत में सबसे प्राचीन जो चट्टान है उसका नाम है आर्कियन। ओके, आर्कियन चट्टान भारत की सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी चट्टान है। उनके लगातार अपक्षय और अपरदन से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण, धारवाड़ कर्नाटक में है, क्योंकि इन चट्टानों को सर्वप्रथम कर्नाटक में हुई। इस प्रकार इस जैसी चट्टानों को, जिनका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से हुआ है, उनको धारवाड़ चट्टानें कहा जाता है। धारवाड़ के अपक्षय और अपरदन से कुड़प्पा चट्टानों का निर्माण हुआ। कुड़प्पा चट्टानों की खोज सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में हुई। इस कारण ऐसी चट्टानें जिनका निर्माण धारवाड़ के अपक्षय और अपरदन की क्रिया से हुआ है, उन्हें हम कुड़प्पा चट्टानें कहते हैं। कुड़प्पा चट्टान के बाद विंध्य चट्टानों का निर्माण हुआ है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना सिस्टम चट्टान है। तो राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वातावरण में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती है जो हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है। सूर्य के द्वारा उत्सर्जित जो विकिरण हमारी पृथ्वी पर आती है, इसे ये अवशोषित करती है और साथ ही साथ पृथ्वी से जब पार्थिव विकिरण वापस जा रही होती है, इसे भी अवशोषित करती है और हमारे वायुमंडल के तापमान को मेंटेन करती है। अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये ज्यादा तापमान को अवशोषित करती है। ज्यादा तापमान अवशोषित होगा तो हमारे वायुमंडल का तापमान ज्यादा होगा, हमारे क्लाइमेट का तापमान ज्यादा हो जाएगा और जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान ज्यादा होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, जिससे बहुत सारे नुकसान पैदा होंगे, जिनको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में खराब चीज है, वो अच्छी नहीं है। ओके, जिसका बहुत ज्यादा राजनीतिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, ये सब इसके नुकसान है। सामाजिक भी नुकसान है, धार्मिक भी नुकसान है, सांस्कृतिक भी नुकसान इसका पड़ेगा अगर हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग आ गई। तो ग्लोबल वार्मिंग को बचाए रखने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग हमारे यहाँ पे ज्यादा ना हो, उससे अपने आप को बचाए रखने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर थोड़ी सी लगाम लगाएं। ओके, तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ये जरूर याद रखना। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है हमारी जलवाष्प। तो जलवाष्प याद रखना। इसके बाद क्या आती है? मीथेन आती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है। इन क्रम को भी आप भूलना नहीं है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो दे रखी है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा नहीं करती।
ठीक है, ये याद रखना। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड कोई अच्छी गैस नहीं है, ये हमारी ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन परत अगर नष्ट हो गई तो सूर्य के द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी। अगर आप गोरे हैं तो वो आपके ऊपर पड़ेंगी और फिर स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही आपकी चेहरे की जो त्वचा है वो जल जाएगी, जगह जगह धब्बे पड़ जाएंगे। और अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें लगातार आती रही तो डीएनए तक में परिवर्तन आ जाएगा, डीएनए परिवर्तित हो जाएगा, पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाएगा। ओके, ये जरूर याद रखना। तो डी इज राइट आंसर। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है ये ग्रीन हाउस गैस तो नहीं है, लेकिन ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली जबरदस्त गैस है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? मेघालय में। डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 ये है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है? ये भारत के संबंध में प्रश्न पूछा। लिग्नाइट है, एंथ्रेसाइट है, ओके, बिटुमिनस है और इनमें से कोई नहीं। बात याद रखना, ये जो विशाल किसी टाइम पर आज से लगभग 20-22 करोड़ साल पहले विशाल जंगल थे। ओके, हमारे गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ था। आपको पता है हमारे पेंजिया का विभाजन हुआ था, फिर गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ था। उस समय पर दरारें बनी और दरारों में ये सारे पेड़ समा गए। अब इन्हें न तो हवा मिली, ना इनको प्रकाश मिला, ना इनको पानी मिला। इस कारण ये धीरे 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 कोयले में परिवर्तित। जब लकड़ी कोयले में परिवर्तित होती है तो सबसे पहले निम्न क्वालिटी का कोयला बनता है, इसे हम कहते हैं टीट। उसके बाद बनता है कोयला लिग्नाइट, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का होता है। लिग्नाइट से थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का कोयला थोड़ा सा इसके बाद में बनता है, या लिग्नाइट में से ही बनता है, उसको कहते हैं हम बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस के बाद जो कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है वो होता है एन। ठीक है, याद रखना। अब हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा कोयला मिलता है? सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला हमारे यहाँ पर, ठीक है, नहीं मिलता। केवल और केवल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ही यह एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा कोयला हमारे यहाँ पे बिटुमिनस मिलता है। याद रखना कौन सा मिलता है? बिटुमिनस मिलता है। ओके, बिटुमिनस जैसे हमारे झारखंड है, उड़ीसा है, यहाँ पर बहुत सारा बिटुमिनस कोयला भरा पड़ा है। ओके, इसके अलावा लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला भी हमारे यहाँ पे तमिलनाडु में मिलता है, याद रखें। तो सी इज राइट आंसर। इसके अलावा है 66 क्वेश्चन, जल उपयोग दक्षता की सही परिभाषा। जल उपयोग यानी व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द वाटर यूज एफिशिएंसी, बताना है आपको आंसर। वर्षा जल के समुचित प्रबंधन द्वारा भूजल स्तर को बढ़ाना, अधिकतम फसल क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को बनाना, बाष्पीकरण और अपवाह या उप सतह जल निकास से पानी बचाना, पानी के प्रयोजन के लिए पानी के निकास को स्वच्छ और प्रयोग करने योग्य बनाना। तो इसका राइट आंसर है सी, बाष्पीकरण से बचाना। बाष्पीकरण से हम बचा सकते हैं पानी को। जहां पर तालाब है वहां पे टीन शेड डाल दें। ओके, और अपवाह है, जब हमारे यहाँ वर्षा होती है तो बहुत सारा जो पानी है बहकर नालों में चला जाता है, फिर दोबारा से समुद्र में चला जाता है, तो वर्षा वाले पानी का हम यूज कर पाए। ओके, चलिए, तो सी इज राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, 7 है क्वेश्चन, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सब में क्या पाया जाता है? कॉमन क्या है सब में, ये बताइए। तो यहाँ पर कीचड़दार क्षेत्र है, मूंगा चट्टान है, सदाबहार वनस्पति, इनमें से इसका राइट आंसर है कोरल चट्टान। तो क्या कहते हैं हम? कोरल चट्टान कहते हैं। वास्तव में ये जो कोरल है वो जीव, एक बात याद रखना, कोई पेड़ पौधा नहीं है, ये जीव है। और इन्हीं की अस्थियों पर ही कोरल द्वीपों का निर्माण, इनकी अस्थियों। और बात याद रखना साथ साथ कोरल के ऊपर शैवाल होता है। ओके, और कोरल और शैवाल के बीच में सहजीवी संबंध होता है। शैवाल खाना बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, कोरल को देता है, और कोरल इसको हैबिटेट देता है, अपनी पीठ पर जगह देता है। ओके, तो हमारे यहाँ पर कोरल कहाँ कहाँ मिलता है? कच्छ की खाड़ी में मिलता है, मन्नार की खाड़ी में मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और देखें तो जो हमारा कोरल है पूरे विश्व में कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय महासागरों में मिलता है, याद रखना। साथ ही कोरल के द्वारा सबसे बड़ी संरचना जो बनाई गई है वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, वहां पर आप देखें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 68 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच में? जलडमरू मध्य को स्टेट कहते हैं। ओके, दो विशाल जल समूहों को मिलाने वाली एक नैरो स्ट्रिप जो होती है उसको कहते हैं जलडमरू मध्य, या उसको कहते हैं, ये दो स्थल खंडों को अलग करती है और दो जल समूहों को आपस में जोड़ देती है। तो जिब्राल्टर जल संधि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जल संधि है। ओके, जो क्या करती है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है।
ओके, और ये अलग किसको करती है? मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। तो राइट आंसर है सी। इसके बाद 69 वाला क्वेश्चन है, अत्यधिक वर्षा का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब बहुत सारी वर्षा होती है, आप याद रखना वर्षा होगी यहाँ पर, ओके, वर्षा हो गई। वर्षा से क्या होती है कि जो हमारी मृदा है, मृदा में जो सिलिका है वो कहाँ किसमें हो जाती है? वो पानी में घुल जाती है। साथ ही बहुत सारे खनिज हैं वो पानी में घुल जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं? अपर्दित हो जाते हैं, इनका इरोजन हो जाता है और लीचिंग हो जाती है। दो चीजें होती हैं यहाँ पे, लीचिंग हो जाती है, ये सिलिका और इसके अलावा जो खनिज लवण है वो जो हमारी जो मृदा है उसके अंदर चले जाते हैं। ओके, और कुछ यहाँ पर बह जाते हैं इसके साथ, तो यहाँ पर खनिज लवणों की कमी रह जाती है, सिलिका की कमी हो जाती है और मृदा की उत्पादकता घट जाती है। याद रखना, उत्पादकता क्या हो जाएगी? इससे घट जाएगी। तो यहाँ पे देख लें, मृदा की अम्लता, मृदा की क्षारकता में वृद्धि होती है, उपजाऊ क्षमता में कमी आती है। इससे मृदा की क्षारकता, उपजाऊ क्षमता कमी आती है, इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है। सीधे सीधे आंसर होगा डी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, 70 क्वेश्चन है, 70वां क्वेश्चन है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ओके, धूम, ओडम, पोडू, रेवड़ इत्यादि किस प्रकार की कृषि? स्थायी कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, सीढ़ीनुमा कृषि है और शुष्क कृषि है। तो इसका राइट आंसर है स्थानांतरित कृषि। इसको कहते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग। ऐसा होता है कि ये एक आदिवासी परंपरा है, आदिम काल से चली आ रही है। ओके, यहाँ पर क्या करते थे आदिवासी जो प्रारंभ में जब उन्होंने कृषि करना प्रारंभ किया होगा, तो वहां पर ये पहले जंगल ही थे हमारी पृथ्वी पर, हमने कृषि योग्य तो जमीन बनाई है, जंगलों को काट काट कर बनाई है, उन्होंने भी जंगलों को काटा, वहां पर हमने कृषि करी। ठीक है, हम भी किसी टाइम पे आदिवासी ही रहे, इसलिए हम बोल रहा हूँ मैं। तो वहां पे कृषि करी, कृषि के बाद क्या हुआ, वहां पर धीरे धीरे मृदा की जो उत्पादकता वो लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि वहां पर फर्टिलाइजर का यूज तो होता नहीं था। तो वो पहले कृषि करते थे जब तक वहां पर उत्पादन होता, जैसे ही वहां पर उत्पादन क्षमता कम होती थी, वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह वो कृषि योग्य बनाते थे, वहां के पेड़ पौधों को काट काट के वहां पर कृषि करते थे। अब यहाँ पर जो उसने जगह छोड़ी है, वो धीरे धीरे उसको फिर दोबारा से जंगल बन जाता था, फिर दोबारा से वहां पर जनरली क्या होता था, उत्पादकता का विकास हो जाता था। ठीक है, फिर वो क्या करते थे, जहां पर वो कृषि करते हैं, याद रखना जहां पे कृषि करते हैं वहां पर फिर उत्पादकता कम होगी, तो फिर वो अपनी कृषि को दूसरी जगह करते हैं। फिर वहां पे मृदा की उत्पादकता कम हो जाएगी, तो वो मृदा उत्पादकता बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते, वो जगह को ही छोड़ देते हैं। उसी को कहते हैं स्थानांतरित कृषि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 है, चारनोजेम क्या है? चारनोजेम मिट्टी की एक क्वालिटी मानी जाती है, यानी मिट्टी का जो वर्गीकरण है, जो अमेरिका के द्वारा या हमारे जो विश्व समुदाय के द्वारा किया गया है। चारनोजेम क्या होती है? काली मिट्टी होती है, सीधे सीधे याद रखना, पीएच राइट। काली मिट्टी का निर्माण लावा के अपक्षय और अपर, याद रखना, लावा के जमने से बेसाल्ट बनता है और बेसाल्ट के अपक्षय और अपर से काली मिट्टी है। काली मिट्टी में कपास बड़ी अच्छी होती है, इस कारण इसको कपासी मृदा कहते हैं। रेगुर मृदा इसका स्थानीय नाम है, ये आपको याद रखना। साथ ही साथ याद रखना, काली मृदा का जो विस्तार है वो महाराष्ट्र में और गुजरात में दोनों स्थानों पर बहुत ज्यादा है। ओके, तो काली मृदा को आपको याद रखना है इस तरह। क्वेश्चन नंबर 72 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, okay, आपके लिए। जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, हमारी पृथ्वी में बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। ओके, सबसे पहले हमारी अपर क्रस्ट होती है, लोअर क्रस्ट होती है, अपर मेंटल होता है, लोअर मेंटल होता है, इसके बाद होती है अपर कोर और फिर होती है लोअर, ठीक है, लोअर कोर। इनके बीच में डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असंबद्धताएं पाई जाती हैं। ओके, तो ये पूछ रहा है मोहो असंबद्धता किसके बीच में, ये आपको बताना है। पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल के बीच में, सियाल और सीमा के बीच में, स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत जरूरी है। ओके, तो आपको याद रहेगा, ये हमारी क्रस्ट है, ये हमारा मेंटल है और ये हमारी कोर है। ये हमारा क्या हो गया, मेंटल हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारी जो क्रस्ट है ये दो भागों में बटी हुई है, मेंटल भी दो भागों में बटा हुआ है और यहाँ पे हमारी कोर भी दो, ये अपर क्रस्ट हो गई, ये लोअर क्रस्ट, ये अपर मेंटल हो गया, ये लोअर मेंटल, ये अपर कोर हो गई, ये लोअर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली असंबद्धता ये है, इसको कहते हैं पोनरो। दूसरे को क्या कहते हैं, मोह। तीसरी असंबद्धता को क्या कहते हैं, डिप्टी। इसके बाद क्या होती है, गुटेनबर्ग, और इसके बाद आती है ये मोह के बारे में पूछना है। मोह के ऊपर देखना, ये पूरी क्रस्ट है, नीचे क्या है, मेंटल है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो क्रस्ट और मेंटल है। यहाँ पे आप कहीं है क्रस्ट और मेंटल, आप देख। तो पृथ्वी की भूपर्पटी को क्रस्ट कहते हैं, मेंटल को ये मेंटल ही कहते हैं। तो पृथ्वी के भूपर्पटी और मेंटल के बीच जो डिसकंटिन्यूटी है उसको मोह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हो गए आप सबके ये प्रश्न आरएएस के महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने की। तो चलिए हम बहुत जल्दी आपका लेक्चर नंबर 4 लेके आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब आपको करना है और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही प्रश्न आपको आ जाए और इसका वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए और इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ हो। जितना भी लाभ आप इससे उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। साथ ही अगर किसी टॉपिक पर अगर आप हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो सर उस टॉपिक को हमें समझा दीजिए, जैसे जेट स्ट्रीम है, जैसे एल निनो इम्पैक्ट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उस पर वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी ही आने वाला है आरएएस का, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको वहाँ पर कहीं कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन वाले हिस्सों को मुझे जरूर बताएं। चलिए आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब ध्यान रखें, जय हिंद।